सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, बाढ़ प्रभावित पंजाब और हिमाचल प्रदेश में राहत एवं बचाव कार्य पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान से प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना। कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक आपदाओं की और देश के अलग अलग भागों में, खास तौर से उत्तर भारत में जो स्थिति है, कहीं पर बाढ़ है, कहीं पर बादल फटने की घटनाएं हो रही है और काफी खराब स्थिति चल रही है अनेक राज्यों में। और आज पंजाब और हिमाचल प्रदेश के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं ताकि नुकसान का जायजा लिया जा सके और जो भी जरूरतें हैं लोगों की रिलीफ को लेके या उनके पुनर्वास को लेके चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सूर्य प्रकाश गुप्ता जी, जो कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर प्रकाश, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद आपको। तो सूर्य प्रकाश जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरे नॉर्थ इंडिया में, पूरे उत्तर भारत में प्राकृतिक आपदाओं का एक दौर चल रहा है और ऐसे में अलग अलग जगह अलग अलग तरह की घटनाएं हैं, लेकिन कहीं संपत्ति का नुकसान हो रहा है, मूल्यों और जीवन का नुकसान हो रहा है। ऐसे माहौल में तो इस पूरे जो परिदृश्य है उसको आप किस तरह से विश्लेषित करते हैं? देखिए, ये बाढ़ की जो परिस्थितियां हैं वह परिस्थितियां हैं जो हमारे जलवायु परिवर्तन व मौसम, जो हमारा मानसून का सीजन है, उसमें होती हैं। परंतु इसका जो दुष्प्रभाव है, जो जनहानि हो रही है, जीव हानि हो रही है, या जो हमारा संरचनाएं हैं, जो हमारे भवन हैं, ये सब बुरी तरह से ग्रसित होते हैं, प्रभावित होते हैं। और इसके अलावा जो हमारी एग्रीकल्चरल क्रॉप है कंट्री साइड्स में, रूरल एरियाज में, वो प्रभावित होती है। और अर्बन एरियाज में भी, जो जहाँ पे मेट्रोपोलिटन बड़े शहर हैं, वहां पर भी ये समस्या गंभीर होती जा रही है। तो जैसे जैसे हमारी आपदाओं के दृष्टिकोण से की बारंबारता बढ़ती है और उसका एक्सटेंट बढ़ता है और उसकी ड्यूरेशन, अवधि बढ़ती है, उसके हिसाब से उसका नुकसान भी बढ़ता है। तो इस सब को हमें नियंत्रित करने की जरूरत है। जैसे हमने कोविड-19 के दौरान कंटेनमेंट और कंट्रोल की बात की, इसी तरह से हर तरह की आपदाओं को हमें कंटेन करना है, कंट्रोल करना है। और इसके अलावा हम आपदा प्रबंधन के प्रशिक्षण में अक्सर कहते हैं कि अच्छे से जोखिम आकलन करके उसके लिए बचाव की तैयारियां करनी है और उसके लिए या तो उसको हम रोक पाए या फिर उसको न्यूनीकरण कर पाए। जी, तो सूर्य प्रकाश जी, जैसे कि आपने जलवायु परिवर्तन की बात की और लगातार हर साल ये जो प्राकृतिक आपदाओं की संख्या है या इनकी जो विभीषिका है वो बढ़ती जा रही, तो ऐसे क्या कारण है कि लगातार ये चीजें बढ़ रही हैं और हमें ऐसे क्या उपाय करने चाहिए कि इस सीमा तक चीजें ना जाएं और थोड़ा नियंत्रण में रहें? इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि प्राकृतिक आपदाएं पूरी तरह से तो रोकी नहीं जा सकती, लेकिन अगर उनकी पूर्व सूचना या पूर्व चेतावनी जारी की जा सके तो शायद जो जन धन का नुकसान हो उसको थोड़ा कम किया जा सकता है। तो ये जो पूर्व चेतावनी वाला पूरा प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है, ये क्या है और इससे किस तरह के हम लाभ ले सकते हैं? आपने बहुत सही बात कही। पूर्व चेतावनी ये बहुत एक जरूरी पहलू है हमारे आपदा प्रबंधन तंत्र में। और हमारे राष्ट्रीय जो आपदा प्रबंधन योजना बनाई गई है उसमें ये कहा गया है कि जो केंद्रीय जल आयोग है हमारे जल शक्ति मंत्रालय में, उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि आपदा पूर्व सूचनाएं दें, चेतावनी दें, और वो करते भी हैं। अगर आप देखें कि उन्होंने एक मोबाइल ऐप फ्लड वॉच इंडिया निकाला है जिसमें आपको हर जगह के वाटर लेवल्स का नजर आ जाएगा, कौन सा वाटर लेवल है जो डेंजर लेवल से अबव जा रहा है, कौन सा है जो वार्निंग लेवल से अबव जा रहा है। तो ये सारी परिस्थितियों की जानकारियां वो देते हैं और अलग अलग तरह के बुलेटिन भी देते हैं जिसमें रेड अलर्ट होता है, ऑरेंज अलर्ट होता है, येलो अलर्ट होता है। तो ये सारी परिस्थितियों के बारे में वो समय समय पर जानकारियां देते रहते हैं। उसका अगर हम सही उपयोग करते हैं, सही समय पर, सही स्थान पर, तो हम लोगों को बचा सकते हैं। एक ये पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि जन समुदाय जो प्रभावित होता है उसमें जन जागरूकता की जरूरत है कि अगर वो अपने स्थान को छोड़कर और अपने जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं या मूल्य वस्तुएं हैं उनको सही जगह पर ले जाएं जब आपदा की घटनाएं होने वाली है। एक शब्द पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आपने कहा प्राकृतिक आपदाएं।
हमारे आपदा प्रबंधन में हमारे हिसाब से प्राकृतिक आपदाएं नहीं होती, विपदाएं होती हैं, हैजर्ड्स होते हैं, फिनोमिनाज होते हैं, प्रोसेसेस होती हैं, परंतु वो डिसास्टर तब बनते हैं जब ह्यूमन एलिमेंट के साथ वो इंटरसेक्ट करते हैं। और ह्यूमन एलिमेंट्स में हमारी अपनी जो योजनाएं हैं या कार्य हैं, चाहे वो विकास कार्य हैं या दूसरे कार्य हैं, वो इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, संसाधन होते हैं हमारे। तो हमको हमेशा आपदा प्रबंधन के लिए ह्यूमन जो हमारी भूमिका है, मानवीय भूमिका, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो सूर्य प्रकाश जी, आज चूंकि पंजाब और हिमाचल के दौरे पर प्रधानमंत्री जी हैं और वहां पर हालात क्या हैं, ये बताने के लिए आकाशवाणी के संवाददाता रितेश कपूर जी वहां पर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वहां क्या हाल है। रितेश जी, आप बताइए कि वहां पर ग्राउंड पे क्या स्थिति है। जी धन्यवाद। देखिए, ऐसा है, जो हिमाचल की जो अभी वर्तमान स्थिति है, तो मैं आपको थोड़ी सी ये जानकारी देना चाहूंगा कि इस बार मानसून जो हिमाचल प्रदेश में अपने समय से पूर्व लगभग एक सप्ताह पूर्व भी हिमाचल प्रदेश में इसने प्रवेश किया और उसके बाद लगातार भारी बारिश और भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने की घटनाओं से जो है बहुत सी तबाही यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान देखी गई है। अभी तक जो सरकारी आंकड़े हैं उनके मुताबिक यहाँ पे 374 लोग जो है उनकी यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है। 42 जो लोग हैं वो अभी भी लापता है। इसके अलावा 435 लोग अभी घायल हैं। ये तो है यहाँ की करंट जो अभी की यहाँ की सिचुएशन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज उनका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का जो दौरा हुआ है वो निश्चित तौर पे जो आपदा से प्रभावित हमारे लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जमीन पर जाकर प्रभावित लोगों से मिले और उन्होंने राहत कर्मियों से बातचीत की और उसके बाद एक उच्च स्तरीय जो मीटिंग की उन्होंने राज्य सरकार के साथ और खुद उन्होंने इस यहाँ की सिचुएशन की जो है वो उसको असेस किया और उसके बाद एक बड़ी घोषणा करते हैं। उन्हें 1500 करोड़ रुपए की जो है सहायता राशि की घोषणा की है ताकि हिमाचल प्रदेश में जो है राहत और पुनर्वास कार्य जो है उनमें और तेजी लाई जा सके। इसके अलावा उन्होंने जिन लोगों ने इस आपदा के दौरान अपनी जान गंवाई है उनके लिए उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया अनुग्रह राशि भी उनके लिए घोषित की है। घायलों के लिए उन्होंने 50,000 रुपए के अनुदान की अनुग्रह राशि की उन्होंने घोषणा की है। तो इस तरह के बहुत बड़ी जो रिलीफ है वो आज प्रधानमंत्री जी के दौरे के दौरान यहाँ हिमाचल प्रदेश को मिली है। इसके अलावा उन्होंने ये भी विश्वास दिलाया है कि बहुत सी, देखिए, हमारे केंद्र सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, NDRF, नेशनल प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड की योजना है, उसके माध्यम से भी स्टेट को बहुत से फंड्स की जो है उन्होंने आश्वासन दिया है। और एक जो उन्होंने महत्वपूर्ण बात की है यहाँ पे कि जो घर यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो उनकी जियो टैगिंग की जाएगी ताकि उनको जल्द से जल्द जो है उनको राहत पहुंचाई जा सके। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने आज जो NDRF, SDRF और भारतीय सेना और विशेष तौर पर आपदा मित्र जो वॉलंटियर्स हैं उनसे भी उन्होंने मुलाकात की और उनकी जो कार्य को सराहा इस आपदा के दौरान। तो इस सब चीजों से जो प्रदेश में लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिली है और उन्हें भी लगा है कि हाँ, केंद्र सरकार जो है हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़ी है। और प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है कि हिमाचल को पूरी तरह इस आपदा से उबरने तक केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को पूरा सहयोग देगी और किसी भी तरह की कमी नहीं आने देगी। जी, ये थे हमारे संवाददाता रितेश कपूर जी जो जानकारी दे रहे थे कि वहां पर ग्राउंड में हिमाचल प्रदेश में क्या हाल है और उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री ने काफी सारी योजनाएं और काफी सारा पैकेज दिया है राहत और पुनर्वास के लिए। यहाँ पर सूर्य प्रकाश जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि जब एक आपदा आती है तो सबसे पहले तो जो फौरी तौर पर राहत देने की बात होती है, लेकिन उसके बाद उसको कैसे राहत और अधिक दी जाए और कैसे लोगों का पुनर्वास किया जा सके जिससे कि लोग उन तमाम परेशानियों से बाहर आ सकें जिनको वो इस आपदा के दौरान फेस कर रहे थे। आप इस बारे में और क्या जानकारी देना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छी ये बात पूछी है, क्योंकि आपदा के दौरान हमने काफी कुछ झेला है, लोगों को काफी कष्ट हुए हैं, काफी कुछ खोया है, चाहे वो घर हो या उनके संसाधन हो या उनके कई परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं या उनके घर के पशु हो सकते हैं, कुछ भी
या फसल हो सकती है। इसमें हमको आगे के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? पुनर्वास में जैसे आपने कहा कि किस तरह का होना चाहिए, ये पुनर्वास ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हमने जो भी आपदा से सबक सीखे हैं उनको ध्यान में रखें, चाहे ये वर्तमान की आपदा हो या पूर्व में हुई आपदाएं हो, और आपदा सुरक्षित विकास की ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। जो भी पुनर्वास हो उसमें ये देखा जाना चाहिए कि भविष्य में अगर ऐसी आपदा आती है तो ये सुरक्षित रह पाए, इनमें कम से कम नुकसान हो पाए। तो पुनर्वास में और भी कई चीजों का ध्यान होता है, जैसे आपदा के तुरंत बाद मानसिक तनाव बहुत बढ़ जाता है, रोग बढ़ जाते हैं, तो मानसिक तनाव और रोग का भी ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा लोगों का रोजगार खत्म हो जाता है तो उनके रोजगार पर भी ध्यान देना चाहिए। उनको जो हमारे मेडिकल एड की जरूरत है लॉन्ग टर्म में, वो सुविधाएं भी हमें देनी है। इसके अलावा ट्रॉमाटाइज हो जाते हैं कई लोग जो, तो उनको ट्रॉमा से बाहर लाना बहुत जरूरी है। साइको सोशल ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होती है। इनविजिबल नुकसान है परंतु बहुत बड़ा नुकसान होता है, इससे आदमी हताश हो जाता है। इसके अलावा उनको सोशल जो रिगेन करना है, समाज में जो उनकी परिस्थितियां स्थिति होती है उसको भी दोबारा वापस बहाल करने की जरूरत होती है। वो होता है जब हम आर्थिक तौर पर संपन्न हो जाते हैं, दोबारा से अपना रोजगार पा जाते हैं। तो इस तरह से कई तरह के उपायों की जरूरत है पुनर्वास में, जिनका हमें ध्यान दें। जी, तो सूर्य प्रकाश जी, जैसे सरकार ने बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की है राहत और पुनर्वास के लिए, तो यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे जो भी नुकसान हुआ, जो भी डैमेज हुआ, तो एक उसका नीड असेसमेंट होता है, उसका एक सरकार आकलन करने की कोशिश करती है, क्या नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कैसे होगी। और जैसे आपने बहुत सारी बातों की अभी जानकारी दी, तो इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है और सरकार कैसे तय करती है कि किस तरह की राहत की जरूरत है, पुनर्वास में क्या जरूरत है और कहां पर कितना पैसा खर्च करना है, किस तरह की योजनाएं बनाई जानी है, इसका पूरा जो प्रोसेस है वो क्या है? चर्चा की श्रृंखला में आपने जो ये बात कही तो ये जरूरी है, क्योंकि जैसे आपदाएं खत्म होती हैं या उसका असर कम होने लगता है तो हमारा पहला प्रोसेस होता है इमीडिएट डैमेज लॉस एंड नीड असेसमेंट। मतलब क्या क्या चीजों का नुकसान हुआ है, उसके लिए जरूरत क्या है लोगों की, तो उस पे हम ध्यान का देते हैं और उसके हिसाब से ही उनको सुविधाएं और संसाधन भी दिए जाते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी उससे फिर से उभर पाएं। तो समर्थनशीलता हम कहते हैं उसको, रेजिलियंस, ताकि लोगों में वापस जितनी जल्दी से हो सके अपनी वही गतिविधियां चालू कर सके, काम चालू कर सके जो उससे पहले वो करते रहे हैं। तो ये डैमेज लॉस एंड नीड्स असेसमेंट एक प्रक्रिया है पोस्ट डिजास्टर में जो अक्सर की जाती है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लोग मिलकर इसको करते हैं। जी, अंत में मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा सूर्य प्रकाश जी कि जब भी आपदाएं आती हैं तो राहत और पुनर्वास की जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी का किस तरह का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि अब ड्रोन्स का भी इस्तेमाल होने लगा है और AI जैसी टेक्नोलॉजी अब हमारे पास है, तो टेक्नोलॉजी से हम इस पूरे काम को और कितने सुचारू तरीके से कर सकते हैं? ये हमारी क्षमता वर्धन करते हैं। जितनी भी तकनीकें हैं, चाहे वो हमारी कृत्रिम बुद्धि का जो हम कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट उपयोग करें, ड्रोन्स का उपयोग करें, सैटेलाइट्स का उपयोग करें, अभी निसार का बात हो रहा है आजकल, रेडार का उपयोग करें, ये सारी जो तकनीकें हैं हमारे लिए बहुत मददगार सिद्ध होती हैं। जैसे इमीडिएट डिजास्टर में जो इनएक्सेसिबल एरियाज हैं वहां पे रिलीफ सप्लाईज हम ड्रोन्स के जरिए पहुंचा पाते हैं। हमारे को आजकल GPS कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं, इमीडिएटली ड्रॉपिंग के लिए फैसिलिटी मिल जाती है और वो देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये बड़ी मददगार है भविष्यवाणियां मॉडलिंग करने में। इसमें ट्रेनिंग मॉडल्स बन जाते हैं जिसके जरिए हम और सुदृढ़ और अच्छी भविष्यवाणियां कर सकते हैं। जो पुराने मॉडल से उसमें स्टैटिस्टिकल या न्यूमेरिकल मॉडलिंग फोरकास्टिंग में यूज होती थी, आजकल AI बेस्ड मशीन लर्निंग बेस्ड टेक्निक्स आ गई हैं जिसमें मॉडल्स को ट्रेन करके और डाटा आता जाता है, जैसे आंकड़े आते हैं वैसे उसमें सुधार होता जाता है और भविष्यवाणी करते हैं। जी, और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी इस आपदा से संबंधित विभिन्न विषयों पर बात करने और श्रोताओं को बहुत ही बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोतागणों को मैं कहना चाहूंगा कि आपदा पूर्व तैयारी जानकारियां हासिल करें। सामुदायिक आपदा प्रबंधन हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और सबको इसमें जुड़ के एक साथ इसमें कार्य करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे बाढ़ प्रभावित पंजाब और हिमाचल प्रदेश में राहत एवं बचाव कार्य पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान से प्रोफेसर सूर्य प्रकाश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। सुर्खियों में